नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक हूँ। आज हमारे साथ ईएमआरसी सेंटर में डॉक्टर मार्कंडे राय हैं। आप ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया के चेयरमैन हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जिस यूनिवर्सिटी में चांसलर हैं, आपने वहाँ भी इस पुस्तक को लॉन्च किया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जी, कुछ दिन पहले हम लोग इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जीरो में 3 दिन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें चर्चा, किताब का लॉन्चिंग और गवर्नर को किताब देना और 1.5 दिन का पीस बिल्डिंग पर ट्रेनिंग था। और बच्चों ने इतना प्रेम से भाग लिया कि लास्ट मोमेंट तक हॉल फुल था। और गवर्नर ने तो बहुत ही बने हम लोगों के अच्छे मित्र भी हैं जी। अभी कुछ दिन पहले फिर हमने नागालैंड में भी गवर्नर ला गणेशन को ये पुस्तक दी, राजभवन में हमारा सम्मान भी किया उन्होंने। वसुधैव कुटुंबकम का नाम देख करके इतने खुश हुए वो कि आपने पुस्तक लिख दी इस पर। और बहुत ही उन्होंने कहा कि मैं इसको पढ़ूंगा, देखूंगा, जैसे गडकरी ने कहा था कि मैं इसको पढ़ूंगा सर और पढ़ करके आपको कॉल करूंगा। तो काफ़ी पुस्तक की मैंने लोगों की लोकप्रिय होती जा रही है और लोग रिसीव एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए कि सबको ये पता तो है ही वसुधैव कुटुंबकम का होगा कैसे, क्या आगे बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए, ये किसी ने चर्चा नहीं की थी। ये किताब इसलिए लोकप्रिय होती जा रही है कि एक रास्ता बता रही है। भले थोड़ा बड़ा सुधार होगा, बाद में रिफॉर्म होगा, करना ही चाहिए एक रिव्यू के बाद, सर्टेन लेवल के बाद, लेकिन अभी ये किताब हर जगह एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट किया गया बड़े जोश खरोश के साथ। हम सब लोगों ने कहा कि अपने लेवल से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें मैं एक और आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इस पुस्तक में सर्कुलर इकोनॉमी की बात आई है और आपने ब्लू इकोनॉमी पे बहुत सारा काम किया है। मुझे पता है कि आपने 8 वॉल्यूम का जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्लू इकोनॉमी में लिखा है। जी लगभग 2500 पेजेस हैं उसमें। जी। तो आप इसको ब्लू इकोनॉमी को और सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ के कैसे देखते हैं और वो वसुधैव कुटुंबकम में कैसे सहायक हो सकती है? सबका मेन मैसेज है वननेस। ब्लू इकॉनमी, सर्कुलर इकॉनमी की बात करें, और ये चर्चा 15 साल से विश्व स्तर पर वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने शुरू किया। मुझे ध्यान में आया कि हम लोग समुद्र मंथन की बात हमारे मैथोलॉजी में कही गई है और समुद्र मंथन से ही सब चीज़ें निकली। तो ये तो सिंबॉलिक मैसेज है ना। लक्ष्मण ने रेखा खींच दी कि सीता इसके भीतर आप रहिएगा, बाहर कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वो हम लोग एक मैसेज था कि वो लेजर बीम था और उसमें इस तरह का वो साड़ी पहने थे कि वो नहीं जलेंगी, लेकिन और कोई प्रवेश करेगा जल जाएगा। वैसे ही समुद्र मंथन जो था, समुद्र को हम लोग रत्नाकर कहते हैं अपने धर्म में, रत्नों की खान है। जितने रत्न चाहिए सब समुद्र से मिलेंगे। और समुद्र मंथन की कहानी को अगर कहानी भी माने तो उसे मैसेज दिया गया कि जितने अच्छे बुरे लोग थे, देव और डेमन, दैत्य और देव, दोनों मतलब कि अच्छे बुरे सब लोगों ने मिल करके, वो भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सब लोगों ने मिल करके, अच्छे बुरे देव और दैत्य अगर दो ही में डिवाइडेड थे लोग, तो दोनों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया। और समुद्र के मंथन से ही हमको सब कुछ मिला, यहाँ तक कि लक्ष्मी मिले। लक्ष्मी का तो सिंबल है कि आपको अगर ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, तो लक्ष्मी सिंबॉलिक है। इसका मतलब धन, पैसा, ऐश्वर्य, सुख चाहिए तो समुद्र मंथन करिए। हाथी निकला, उसका नाम ऐरावत था। तो ऐरावत हाथी का मतलब ये सिंबल था कि आपको पावर चाहिए। हाथी सिंबल क्या है? पावर का, कि पावर चाहिए तो समुद्र मंथन करिए। बाजीसरवा घोड़ा निकला, घोड़ा का सिंबल है एनर्जी का, हार्स पावर कहते हैं किसी इंजन का हार्स पावर। तो एनर्जी अगर चाहिए तो समुद्र मंथन करिए। यहाँ तक रंभा और कल्प वृक्ष भी निकला और लास्ट में विष और अमृत भी निकला। विष अमृत तो सिंबॉलिक है कि अच्छा या बुरा जो चाहिए समुद्र मंथन से निकलेगा। जी। तो हम लोगों ने समुद्र जाना ही छोड़ दिया। भारत की जो गिरावट आई, कोलोनाइजेशन हुआ 10वीं शताब्दी के बाद,
उसका एक ही कारण था कि भारत अपने आप में सिमट गया था पृथ्वी पर और समुद्र से बिल्कुल अछूता रह गया था। जिन देशों का नेविगेशन स्ट्रांग था, नेवी, उन्होंने पूरे विश्व पर राज किया, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे स्पेन हो, पुर्तगाल हो, या नॉर्वे हो, स्वीडन हो जी। हर ने राज किया जिसने कि समुद्र को कब्जा किया। वैसी स्थिति में भारत सिमटा रहा। अब समय आ गया है जबकि भारत का कोस्टल एरिया 7,500 किलोमीटर का है। भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम पर एक समुद्र है, हिंद महासागर या इंडियन ओशन, और किसी देश के नाम पर कोई समुद्र नहीं है। भारत में ही ये कहानी कही गई है कि समुद्र से ही सब कुछ मिलेगा, समुद्र मंथन होना चाहिए, और समुद्र मंथन करोगे तो मिलेगा। हम लोग 1/3 हिस्सा जो पृथ्वी है उसी पर सब कुछ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, ये वो, डेवलपमेंट, खेती बाड़ी, इंडस्ट्री, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रोड, सब कुछ बना रहे हैं। और 2/3 हिस्सा जो पृथ्वी का पानी है उसको बिल्कुल अछूता छोड़ दिए हैं। केवल सिवाय जा कोस्टल एरिया जाके सी बीच पर नहा लिया, थोड़ा मछली उछली मार लिया, और नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कोई देश आज तक डीप ओशन की लाइफ क्या है, किस तरह के जीव जंतु हैं, किसी को पता नहीं। ड्रिलिंग भी होती है जो क्रूड ऑयल की, वो कोस्टल एरिया में नज़दीकी पर होती है। कोई डीप सी में जाकर नहीं पता किया कि यहाँ की लाइफ है क्या। तो जब 2-3 कॉन्फ्रेंसेज हुए यूनेप के और वर्ल्ड बैंक के ब्लू इकॉनमी पर, तो हमारे दिमाग में आया कि तो भारत को इस पर लीड लेना चाहिए। भारत जानता है कि समुद्र मंथन से ही सब कुछ मिलता है। और तब मेरे विचार में आया और चर्चा होनी चाहिए, तो हमने कुछ लिखना शुरू किया। तो कोई मटेरियल अभी भी, मेरा एक तरह से दावाही है, गूगल करिए, कोई किताब नहीं मिलेगी आपको विश्व में ब्लू इकॉनमी पर। 1-8 कॉन्फ्रेंसेज, कुछ रिपोर्ट्स हैं जी, रिजोल्यूशंस हैं। अब इंडिया में भी आ जाएगी एनसाइक्लोपीडिया जी, इंडिया में ब्लू इकॉनमी पॉलिसी है। एक जर्मन की जरूर मैंने छोटी मोटी किताब है डिफाइन करने की, कार्ल पीछे या क्या नाम है उसका, तो कार्ल का किताब भी हमने कोशिश किया खोजने की। तो हमने सोचा कि एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, भारत का इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, भारत बहुत आगे था शिप बिल्डिंग में, भारत बहुत आगे था नेविगेशन में। भारत के सूर्यरत्ना 45 AD में बोट से चली गई थी कोरिया, वहाँ जाके किंग सोरे शादी की, और आज जितने किम हैं 9 मिलियन, सब कहते हैं कि हमारा ननिहाल है भारत में। वो समय की ये थी कि 10वीं शताब्दी तक कि लोग कहाँ कहाँ नहीं गए समुद्र के रास्ते से। राम ने पुल बांध दिया श्रीलंका इंडिया के बीच में, सेतु बंधु। और आज भारत कहीं से समुद्र में जाने से घबरा रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमको लगा कि सर्कुलर इकॉनमी तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि हम रिसाइकलिंग को में समुद्र को भी जोड़ें, समुद्र को खाली पलूट ना करें, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉयट ना करें, एक्सप्लोर करें। और समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए खाली फिशरीज और श्रिम्प की खेती ना करें, बल्कि पर्ल्स का खेती करें, बल्कि शिपिंग का करें, टूरिज्म को बढ़ावा दें, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दें, एक्वा कल्चर करें। आज जितने बड़े देश ईस्ट एशिया में हैं जो कि आपसे बहुत अच्छे संबंध हैं, जापान, कोरिया, चाइना, सब सी वीड्स खाते हैं। प्रोटीन का मेन जरिया उनका सी वीड्स है। इंडिया में कोई सी वीड्स खाता ही नहीं है, जो काई होता है समुद्र का, उसकी खेती होती है उनके यहाँ, मेडिसिनल यूज भी है। लेकिन इंडिया में आज तक इतनी भूखमरी हो जाए जो कुछ हम लोग जानते नहीं कि सीवीड्स खाया कैसे जाता है। आज कई देशों में सेलाइन वाटर में, नमकीन पानी में धान के इतने बीज निकल चुके हैं कि खेती होती है धान की। बहुत से कंट्री ने क्लेम किया ज़मीन को, नीदरलैंड ने आधी ज़मीन डाइक बांध के क्लेम किया। आज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है इंडिया का। अगर चाहे इंडिया अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जैसे आप बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, भीतर में दुकानें और सब चीज़ें बना रहे हैं, रहने की जगह बना रहे हैं, समुंदर में भी रहा जा सकता है। बिल्कुल। आज मालदीव ने वहाँ होटल बना दिया है, इतना महंगा होटल है कि लोग जा कर के एक बार लंच या ब्रेकफास्ट करने के लिए पैसा देते हैं कि समुद्र के पानी के भीतर में रूम है आपका, और क्या कहते हैं उस रूम में जा कर के बैठ के ब्रेकफास्ट करने का लोग पे करते हैं।
इंडिया क्यों नहीं वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है जो कि हम टनल के बीच में मेट्रो के भीतर, बड़े बड़े शहरों में जाइए तो मेट्रो स्टेशन पर ही जितनी दुकानें हैं, अच्छी दुकानें सब है, एक अलग दुनिया बस गई है पृथ्वी के नीचे। तो समुद्र में भीतर भी डल लेक झील में नाव पर रहते ही हैं लोग। हम लोग भी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। थिंकिंग की बात है कि समुद्र में कैसे रहा जाए, खेती कैसे किया जाए, और भी जितने भी शिप बिल्डिंग से लेकर के समुद्र में और भी जितने भी टेक्नोलॉजी लगा करके हम लोग कैसे समुद्र का उपयोग कर सकें, इसके लिए ये ब्लू इकॉनमी है। ब्लू इकॉनमी का संक्षेप में कहें तो वाटर इकॉनमी कह सकते हैं कि वाटर से कैसे हम समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, भूखमरी भी ख़त्म होगी, कहाँ की फूड प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, और बहुत तरह की बातें जो कनेक्टिविटी की जा सकती हैं। रत्न भी मिलेंगे। रत्न भी मिलेंगे। आज टनल से, इंग्लिश चैनल से फ्रांस को और इंग्लैंड को जोड़ा जा सकता है समुद्र में चैनल बना करके। इंडिया क्यों नहीं कर सकता है जो जोड़ने के लिए काम। जी जी। तो टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी। मैंने जो पहला दूसरा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि जीरो हंगर नो पॉवर्टी, वो भी ख़त्म होगा। और जो आज सबसे बड़ी समस्या है कि युवा वर्ग इंडिया में बढ़ता जा रहा है, और उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हम लोग शिप खरीदते हैं दूसरे कंट्री से, छोटी मोटी एक आध शिप बना लेते हैं, लेकिन बड़ी शिप हम लोग खरीदते हैं दूसरे कंट्री से। हम लोग अपने यहाँ शिप बना सकते हैं, हम लोग और भी नेविगेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि समुद्र के गहराइयों में है क्या, कैसे जाया जाए, कैसे खोज किया जाए। आप द्वारका के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, द्वारका जो कृष्ण मथुरा वृंदावन से होते हुए, जरासंध से लड़ाई करते हुए, सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के भूभाग से होते हुए वो गुजरात पहुँचे और द्वारका में अपनी राजधानी बना दी। जब भारत ये सब बातें चर्चा करता था तो किसी को विश्वास नहीं होता था। कृष्ण की भूमि को, द्वारका को लोग कहते थे कि वो बाद में कृष्ण के बाद वो समुद्र में डूब गई पूरी द्वारका, तो किसी को विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए भारत ने खोज लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री केवल पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं, जी जी, समुद्र के भीतर गोताखोरी भी कर देते हैं। 300 मीटर अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध करके, मोर पंख ले करके जा कर उस द्वारका में लगा है। आज भारत एक पनडुब्बी बना रहा है जिससे कि लोग समुद्र के भीतर जा सकें और द्वारका का दर्शन कर सकें। ये सब चीज़ों को खोजने का मतलब ये है कि समुद्र से लेकर के कितना गहरा लगाव था हमारा। जी जी। राम ने सेतु बंध बांधा, उस समय भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और आज तक कहते हैं कि ऐसे ही रिज है, उसको बल्कि काटने की कोशिश करते, काट दिया जाए ताकि बड़ी जहाज़ें घूम के न जा करके बल्कि इधर ही से क्रॉस कर जाए। जब तक कि नासा ने उसको आडम्स ब्रिज नहीं कहा कि दिस इज आडम्स ब्रिज, जब तक ये नहीं कहा कि ये नेचुरल नहीं है, इट इज़ ह्यूमन मेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें एक्सप्लोर करने का एक अनंत पॉसिबिलिटीज अनंत पॉसिबिलिटी है, भारत सरकार को और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लू इकोनॉमी की पर पुस्तक लिखनी शुरू की, और उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी ध्यान में रख करके कि इसमें नए नए विधाओं पर शिक्षा भारत में मिल सके। अब नए नए विषय हैं जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के डेटा साइंस, ये सब बातों पर चर्चा होती है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी को वही फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा रही है, वही सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रही है। आज वो समय बीत गया। आज जब तक कि नए सब्जेक्ट पर आप नहीं व्याख्या करेंगे, अपने को विकसित करना चाहते हैं, अगर कोई देश समृद्धशाली बनना चाहता है तो 2 विषयों पर अगर जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक वो आगे महान नहीं बन सकता। एक तो है शिक्षा। हमको लगता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिसको कहते हैं, मूल्य परक शिक्षा, उसके बिना कोई देश महान हो ही नहीं पाएगा। जी जी। शिक्षा हमारी मैकाले थ्योरी के अनुसार क्लर्क बनाने या बाबू बनाने की शिक्षा हो गई। जी जी। उसमें पूर्णतया मूल्यों का भाव था। जी। हम लोग क्लर्क बनाते थे,
बाबू बनाते थे, नौकरी करने लायक आपको बनाते थे, लेकिन आप उसमें कैसे सोने में सुहागा बनाएं, कैसे सोना में सुगंध लाएं, ये नहीं था। आदमी दौड़ लगाता था केवल, और उसको मापा जाता था कितना पैसा किस नौकरी पाता है, कितना अच्छा इंसान है, ये दूर चलता गया धीरे धीरे। न्यू शिक्षा पॉलिसी NEP जो है नीति 2020 29 मई को पार्लियामेंट से पास हुआ, कैबिनेट से। मुझे निवेदन इस माध्यम से, इस मंच से यही करना है कि उसको लागू किया जाए। नीतियां तो बहुत बनती हैं, 38 साल बाद ये बनी थी, अब बड़ा होप है। पहले शिक्षा पर भारत 2% से कम GDP खर्च करता था, हेल्थ पर भी वही 2% से कम। हेल्थ इंश्योरेंस किसी का था नहीं, जब तक लोग बीमार नहीं गाँव में बस जाते। भारत गाँव में बसता है, 7 लाख गाँव में बसता है, और गाँव के लोग कभी टेस्ट नहीं करा देते कि हमको शुगर है कि ब्लड प्रेशर है क्या, जब तक कि बीमार नहीं पड़ जाते थे। और जो मर जाता था हटे से, लोग कहते बड़ा धर्मात्मा था, सोया सोए ही रह गया, कभी किसी से केस सेवा नहीं लिया। नहीं जानते थे कि वो कितने दिनों से बेचारा सफ़र कर रहा था, कितने व्याधियों रोगों से कितने तकलीफ में था, और मर जाते थे लोग। वैसी स्थिति में जब जागरूकता आई है, जब कोरोना आया है, तब हमको लगता है कि उसका भी प्रभाव शिक्षा नीति पर पड़ा। 19 में कोरोना आया, अब 20 में 29 मई को नई शिक्षा नीति पारित हुई। पहली बार भारत की सरकार ने प्रॉमिस किया कि हम अपने GDP का 6% एजुकेशन पर ही करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे इसको, कि बिल्कुल लचक नीति होगी कि आप कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 1 साल के बाद छोड़ करके फिर दोबारा आप 2-4 साल बाद पढ़ना चाहते फिर आ सकते हैं। आपको वो बेकार नहीं जाएगा। पहले तो 1-2 साल बाद छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं मिलता था, अब डिप्लोमा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 2 साल में, और 3 साल कर लेंगे तो डिग्री मिल जाएगी। आप साहित्य के आदमी हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें तो मैथमेटिक्स हो सकते हैं, मैथमेटिक्स आदमी बायोलॉजी पढ़ना चाहे बायोलॉजी। इस तरह की लचीलापन था ही नहीं। ग्रेड सिस्टम कर दिया गया कि अब परसेंटेज नहीं, ग्रेड रहेगा। चौथी बात कि आप कई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हमको लगता है धीरे धीरे भारत की नई शिक्षा नीति गुरुकुल की गुरु शिष्य परंपरा की तरफ जा रही है। अब वही सबसे बड़ा दोष था पिछले हमारे शिक्षा नीतियों का, कि गुरु शिष्य परंपरा को ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि मैकाले और ये मैक्स मूलर, ये हमको लगता है दोनों की बहुत ही सोची समझी नीति थी कि भारत को अगर कमज़ोर करना है, भारत को अगर गुलाम बनाए रखना है, तो इसकी 2 चीज़ों पर काम करना है। एक तो शिक्षा नीति पर, जो मैकाले ने लाया, और उसमें कि गुरु शिष्य परंपरा को ख़त्म कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है सर कि जो आपके दोनों रिसर्च हैं, वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर जो आपका है और जो ब्लू इकोनॉमी है, ये दोनों रिसर्च जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विज़न और मिशन स्टेटमेंट से जुड़ता है। क्योंकि इन दोनों रिसर्च में आपने यूनिवर्सलिटी की बात की है, और जो एक्सपेक्टेशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो यूनिवर्सलिटी की है। ह्यूमनिज़्म को भी ये नई नीति सपोर्ट करती है। ह्यूमनिज़्म की बात भी वसुदेव कुटुंबकम के रिसर्च में बहुत विस्तार से आई है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि इन दोनों रिसर्च के आधार पे यदि भारत सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें से यूनिवर्सल कंटेंट को, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क को शिक्षा की वस्तु के रूप में अपनाता है। हम लोगों को एक ही काम करना है, हर आदमी को, सरकार हर काम नहीं करती है, सरकार पर हर काम छोड़ना भी नहीं चाहिए। शिक्षा नीति को अब 4 साल पूरे हो गए और 5वां साल चल रहा है। आज भी जो 4 वर्टिकल की चर्चा की गई थी उसमें नहीं बने। UGC को स्क्रैप करने की बात कही गई थी, नहीं हुआ। तो चल रहा है रीस्ट्रक्चरिंग का काम। सरकार की नई शिक्षा नीति कहती है कि टीचर टाट का रेशियो 1:20 हम कर देंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने रिसर्च की है, आप तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं हैं, लेकिन यदि यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नई शिक्षा नीति की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनके विज़न और मिशन और ऑब्जेक्टिव्स में जो कहा गया है,
उसके आधार पे यदि कंटेंट को डेवलप करती हैं, अपने जो करिकुलम्स हैं उसको रीस्ट्रक्चर करती हैं, ताकि जो अपेक्षाएं हैं मानवता की, है ना, वसुदेव कुटुंबकम की और जो यूनिवर्सैलिटी की, वो पूरी हो सकती हैं। इसमें जी बिल्कुल आना चाहिए। पोटेंशियल है, शिक्षक नॉलेजेबल हैं, ये यूथ देख रहे हैं कि इनक्विजिटिव है, जानना चाहता है। हम लोगों को प्रपोज करना चाहिए नए नए करिकुलम्स, उसको अपडेट भी करना चाहिए कि नए नए सब्जेक्ट जो आ रहे हैं, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, ये सब चीज़ें जेरियाट्रिक्स के बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, जेरियाट्रिक्स है, इस पर काम होना चाहिए या इस पर आगे बढ़ना चाहिए। जरूर हम लोग पूरा कर पाएंगे। हमको दृढ़ विश्वास है कि भारत सरकार ने नीति दी है, इम्प्लीमेंट कराने में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। बस एक ही चीज़ लास्ट में पाठक जी मैं जोड़ूंगा कि शिक्षा में वैल्यू को जरूर जोड़ना है। जी। एक क्लास, आधा क्लास या वीकली दो बार जरूर बातें होनी चाहिए कि आप कौन हैं, आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, धर्म, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह का जो है कि कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं, उन पर जरूर शिक्षक शिष्य में चर्चा होनी चाहिए, ताकि जब बच्चा पढ़ रहा है तो उस समय उसको कुछ ज्ञान मिले। कुछ स्लोगन भी लिखना, जैसे कि यूनिवर्सिटी में कुछ स्लोगन लिखा है, जल ही जीवन है, मान लीजिए टेक एग्जाम्पल, जी। हाँ, पेड़ लगाओ, कागज बर्बाद न करो, वेस्ट मत करो। इस तरह की चीज़ें, छोटे छोटे स्लोगन्स बहुत लाइफ में प्रभावशाली होते हैं। कुछ जगह कुछ वह बिलबोर्ड भी लगने चाहिए, कह सकें अहिंसा परमो धर्म, हाँ, सत्य बोलो, तो इससे एक मैसेज मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जो शाश्वत मूल्य हैं, है ना, जो ऐसी बातें हैं जो मानवता के हित में हैं, उनको इनफॉर्मली भी जो है स्टूडेंट्स के और समाज के बीच में जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आप हमारे बीच में थे डॉक्टर मार्कंडे राय, जिन्होंने अपने बहुत कीमती सुझाव और अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।